Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to explain history of class 8 lesson number 3 effects of British rule. Now my dear students, while explaining the lesson only, I shall be giving you the tick markings of the textual question answers. Along with that, I shall also be informing you about some objective type of questions that can be asked from the in-text. So if you like my videos useful, please do like them, subscribe them and share them with your friends. So let's start with the establishment of East India Company. Now we have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast. अब geographical discoveries क्यों हुई थी ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, क्योंकि टर्क्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर लिया था बाइजेंटाइन एम्पायर का, तो कॉन्स्टेंटिनोपल वो जो एक इकलौता लैंड रूट था जो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो अब यूरोपियंस को एशिया आना है तो कैसे आएंगे, उनको तो मार्केट चाहिए था, उनको तो एशिया आना ही था किसी भी तरीके से। लैंड रूट ब्लॉक हो गया तो उन्होंने सी रूट एक्सप्लोर करने शुरू किए। तो सी रूट में जोग्राफिकल डिस्कवरीज में उन्हें कई सारे रूट्स मिले, उनमें से एक इंडिया का भी रूट था। तो कई यूरोपियन पावर्स जो है इंडिया आए, उनमें से कुछ थे पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स सबसे लास्ट में एंटर हुए इस रेस में, इंडियन मार्केट के रेस में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पे कैप्चर किया मार्केट। शुरुआत में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए थे तो उनको पोर्चुगीज़ के साथ एक बहुत ही कड़वा सामना करना पड़ा था, लेकिन फाइनली उनके बीच में एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस तय हो गए थे। लेकिन अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए फिर भी ब्रिटिशर्स को दूसरे फॉरेन पावर्स, यूरोपियन पावर्स जैसे कि फ्रेंच और डच, इनका भी सामना करना पड़ा था, और साथ साथ जो इंडियन लोकल रूलर्स थे उनको भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि इजी एंट्री नहीं थी उनके लिए, काफ़ी रेसिस्टेंस उनको झेलना पड़ा था। अब ब्रिटिशर्स की मराठास में कैसे एंट्री हुई, लेट अस सी दैट। मुंबई तो ब्रिटिशर्स का मेन सेंटर था वेस्टर्न इंडिया में। अब मेन सेंटर होने के साथ साथ में उन्होंने जो मुंबई के आसपास का एरिया था उसको भी कैप्चर करना चाहा, उसको भी एक्वायर करना चाहा, लेकिन वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जो एरिया था वो मराठास के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के अंदर में था। लेकिन पेशवा माधवराव के डेथ के बाद में बाजीराव जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ में हाथ मिला लिए, और उन्होंने इसलिए हाथ मिलाया क्योंकि उनको पेशवाशिप चाहिए थी। उसके अंकल जो है पेशवा माधवराव, रघुनाथ माधवराव के अंकल है रघुनाथ राव, उनको पेशवाशिप चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाया। अब ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाया तो ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया मराठा पॉलिटिक्स में एंटर करने का। अब ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन 1774 एंड 1818, तीन बड़े बड़े वॉर फाइट हुए बिटवीन मराठाज एंड द ब्रिटिशर्स, जिनमें से पहला वॉर था जो हुआ उसमें मराठाज जीते, क्योंकि उन्होंने बहुत ही यूनाइटेडली फाइट किया था ब्रिटिशर्स को, तो उसमें मराठास जीते। और 1782 में ये वॉर ख़त्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। नाउ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। अब ये सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी क्या है? 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो इंडिया में आए थे एज अ गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेस्ली केम इन 1798 इन इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। उनका ऑब्जेक्टिव था कि पूरे इंडिया में ब्रिटिश का डोमिनेशन हो, ब्रिटिश का डोमिनेशन दैट इज़ ब्रिटिश डोमिनियन पूरे इंडिया में हो। इसके लिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी बहुत सारे इंडियन रूलर्स से साइन करवाई। अब ये सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी क्या है? इसके हिसाब से जो भी इंडियन रूलर ये ट्रीटी साइन करता है उसको ब्रिटिश हेल्प का अश्योरेंस तो है ही, यानी ब्रिटिश मिलिट्री जो है उसको उस रूलर को हेल्प करेगी। अगर कोई दूसरा उसके ऊपर लड़ाई करेगा या उसके साथ फाइट करने की कोशिश करेगा तो ब्रिटिशर्स उनको हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ टर्म्स थी, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन करने के कुछ टर्म्स थी। द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस। यानी जो भी रूलर ये सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन करता है उसे या तो ब्रिटिशर्स को कैश देना होगा या तो एक ज़मीन का एक टुकड़ा देना होगा जिस पर ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी तैनात रख सकें, यानी इंडियन रूलर्स के ही कॉस्ट पर ब्रिटिश आर्मी वहाँ पर रहेगी।
वो जो रूलर है जिसने सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी की है, वो किसी भी दूसरे रूलर के साथ में कोई फ्रेंडशिप ट्रीटी नहीं कर सकता है बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के, यानी उसको कोई आज़ादी नहीं थी किसी के साथ बात करने की। सो नो अलायंस विथ एनी अदर पावर, ना ही वो किसी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर सकता है बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के। यानी एक तरह से देखे जाए तो ये ट्रीटी अलायंस करने के बाद खाली एक मिलिट्री हेल्प उनको मिल रहा है ब्रिटिशर्स का, बाकी अदरवाइज उनको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, उल्टे वो गुलाम बन गए हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, और साथ ही साथ उनको ब्रिटिशर्स को पैसे भी देने पड़ रहे हैं उनकी मिलिट्री संभालने के लिए उनकी ही जगह पे। यानी नुकसान पूरी तरीके से उसी रूलर का था जिसने ये सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन की है। So the ruler would not have any alliance with any other power or declare war against any power without the intervention of the British. So the ruler would accept a British resident in his state. तो एक तरह से ये हो गया कि ब्रिटिश रेजिडेंट उनके स्टेट में रहेगा, यानी एक ब्रिटिश ऑफिसर एनी टाइम उनके स्टेट में रहेगा। तो ये ट्रीटी, सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी एक्सेप्ट करना, साइन करना, यानी अपनी फ्रीडम खोने के बराबर था। तो कई रूलर्स ने ट्रीटी साइन की है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने साइन नहीं की थी। बाजीराव टू ने ये ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिशर्स के साथ में, मराठा के बाजीराव टू, इन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिशर्स के साथ में, और इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वसई भी कहा जाता है। ये वन लाइन आंसर में पूछ सकते हैं, व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वसई। नाउ इन 1802 व्हेन बाजीराव टू साइंड द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स, सो दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। लेकिन ये ट्रीटी जो है कुछ दूसरे मराठा सरदार्स को एक्सेप्टेबल नहीं थी। दे डिड नॉट विश्ड दैट दिस ट्रीटी इज़ गुड फॉर मराठास। तो इसीलिए उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए, और ये यहाँ पर शुरुआत हुई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। लेकिन इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स जीते और मराठास हार गए। नाउ अब बाजीराव टू जो है, इसने ट्रीटी ऑलरेडी साइन कर ली थी, तो ट्रीटी साइन करना मतलब अपनी फ्रीडम लॉस करना, और इसके वजह से जो है ब्रिटिशर्स बार बार इंटरफियर कर रहे थे मराठा पॉलिटिक्स में, जो कि बाजीराव टू को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था कि क्यों बार बार इंटरफियर कर रहे हैं हमारे मैटर्स में। तो बाजीराव टू जिसने ट्रीटी साइन की थी, उसी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब ब्रिटिशर्स तो इसी ताक में थे, तो उन लोगों ने 1818 में जो तीसरा एंग्लो वॉर लड़ा गया था, उसमें फाइनली बाजीराव टू को उन्होंने हरा दिया। अब बाजीराव टू ने सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स को। अब इन द मेन टाइम, यानी ये 3 मराठा वॉर हो गए 1774 से लेकर 1818 तक, ये 3 मराठा वॉर्स हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट वॉर तो मराठास जीते, लेकिन बाकी के 2 वॉर्स जो हैं ब्रिटिशर्स जीते। और इसी टाइम बिंग में जब इन्होंने मराठा वॉर्स जीते, इसी टाइम बिंग में ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस वक्त मुगल्स जो है दौलत राव शिंदे के कंट्रोल में था। दौलत राव शिंदे भी एक मराठा सरदार हैं। तो मुगल्स जो है दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे, वो वहाँ पे देख रहा था दिल्ली का। तो ब्रिटिशर्स ने शिंदे को भी डिफीट कर दिया था, शिंदे की आर्मी को भी डिफीट कर दिया था। और जनरल लेक जो ब्रिटिश का ऑफिसर था, उस वक्त जनरल था, जनरल लेक, उसने मुगल एम्परर को भी कैप्चर कर लिया और उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर विक्ट्री पा ली। उस वक्त मुगल्स जो है, जो दिल्ली सल्तनत कहते हैं, मुगल्स जो है जहाँ पर दिल्ली पे जहाँ राज करते थे, वो पूरे इंडिया को के ऊपर राज करते थे। तो अगर ब्रिटिशर्स ने उन मुगल्स को हरा दिया तो मतलब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अब किसका राज हो गया? ब्रिटिशर्स का। छत्रपति प्रताप सिंह बहुत ही ब्रेव बंदे थे छत्रपति प्रताप सिंह। हालांकि छत्रपति प्रताप सिंह जो है अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। ऑल्दो द पेशवाशिप केम टू एन एंड, छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा वॉज स्टिल रूलिंग। अब पेशवा सिंह, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर में पेशवाशिप तो ख़त्म हो गई थी, कोई पेशवा रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी सतारा में जो है छत्रपति प्रताप सिंह का अभी भी रूल चल रहा था, वो अभी भी वहाँ के पेशवा थे। तो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ भी एक ट्रीटी साइन की, नॉट सब्सिडरी अलायंस बट एक ट्रीटी साइन की, जिसके चलते उन्होंने एक ऑफिसर, ग्रैंट डफ नाम का एक ऑफिसर उनको असाइन किया, जो उनको असिस्ट करेगा उनके कामकाज में, यानी प्रताप सिंह को असिस्ट करेगा उनके कामकाज में। तो ब्रिटिशर्स ने ग्रैंट डफ नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया
प्रताप सिंह, छत्रपति प्रताप सिंह के कामकाज में असिस्ट करने के लिए। तो ये एज वन लाइन आंसर, हु वॉज अपॉइंटेड, ग्रेंट डफ वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर। हु अपॉइंटेड, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ जाएगा, ठीक है। बट लेटर, लेकिन लेटर छत्रपति वॉज डी थ्रोन एंड एक्साइल टू काशी। छत्रपति को थ्रोन से उतार दिया, डी थ्रोन्ड, यानी कि उनका जो सीट था, उनका जो रूल था, उनसे छीन लिया गया और उनको देश से निकाल दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया सतारा से, और वो वहाँ से काशी चले गए। लेटर वो वहीं पर मर गए। ही डाइड देयर इन 1847। ना रंगो बापूजी गुप्ते जो हैं वो छत्रपति के एक बहुत ही लॉयल ऑफिसर थे, और उन्होंने लीगली ये बैटल फाइट की कि क्यों ब्रिटिशर्स ने उनको उतारा गद्दी से, छत्रपति प्रताप सिंह को गद्दी से क्यों उतारा गया, वो उन्होंने लीगली फाइट की। लेकिन फिर भी उनके सारे एफर्ट्स जो है वेस्ट गए। हालांकि रंगो बापूजी गुप्ते इंग्लैंड तक पहुंच गए थे कोर्ट में लड़ाई करने के लिए इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये हो सकता है वन लाइन के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। कौन था लॉयल ऑफिसर छत्रपति का, छत्रपति प्रताप सिंह का? हु वॉज द लॉयल ऑफिसर? रंगो बापूजी गुप्ते, ही वॉज द लॉयल ऑफिसर। और उनके एफर्ट्स क्योंकि अनसक्सेसफुल थे, फिर बाद में लॉर्ड डलहौजी जो हैं उन्होंने एक 1848 में ये जो एडॉप्शन पॉलिसी थी इसको रिजेक्ट कर दिया। एडॉप्शन पॉलिसी मतलब कि जो भी राजा है उसका बेटा अगर खुद का उसका बेटा है तो ठीक है, वो प्रिंस बना रहेगा, लेकिन अगर उनको कोई बच्चा नहीं है और उन्होंने किसी बच्चे को एडॉप्ट किया है तो वो एडॉप्शन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी अडॉप्टेड बच्चा है वो नहीं के बराबर है, उसका गद्दी छीन लिया जाएगा और वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। तो ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी बनाई थी। तो उन्होंने ये जो रिजेक्ट कर दिया था एडॉप्शन पॉलिसी, और 1848 में फाइनली पूरा का पूरा सतारा स्टेट जो है एनेक्स कर लिया। अब छत्रपति प्रताप सिंह जो है ये उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। स्पेशली उन्होंने एक वाटर टैंक बनवाया था अपने सिटी के पीछे की तरफ, जो येवतेश्वर टेम्पल जो है वहाँ पर, और महदारा इन सतारा, यहाँ पर उन्होंने एक वाटर टैंक बनवाई थी बड़ी सारी। रोड्स भी बनवाए थे, अच्छे खासे रोड्स बनवाए थे, ट्रीज प्लांट कराई थी रोड्स के दोनों तरफ, छोटे बच्चों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए स्कूल बनाई थी जहाँ पर उन्हें संस्कृत, मराठी और इंग्लिश पढ़ाया जाता था। इवन प्रिंटिंग प्रेस वॉज ऑल्सो सेटअप, उनके लिए प्रिंटिंग प्रेस भी सेटअप किया गया था। अभी ये वन वर्ड के लिए या वन लाइन के आंसर में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। इन 1827 सभा नीति अ बुक ऑन पॉलिटी वॉज प्रिंटेड। दिस कैन बी आस्क्ड एज एन ऑब्जेक्टिव, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इन 1827 सभा नीति अ बुक ऑन पॉलिटी वॉज प्रिंटेड। ही बिल्ट रोड फ्रॉम सतारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़। ये रोड आज भी है। उन्होंने सतारा से महाबलेश्वर तक एक रोड बनाया, फिर महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ तक भी एक रोड बनाया, और अभी वही रोड जो है आगे महाड़ तक एक्सटेंड हुआ है। तो छत्रपति प्रताप सिंह जो है ही ऑल्सो यूज टू राइट पर्सनल डेली डायरी, यानी रोज का रोज अपने डेली डायरी लिखा करते थे। इसी वजह से हमें छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में काफ़ी कुछ पता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये तो हमने एक बैकग्राउंड कर लिया है, हमने बैकग्राउंड की स्टडी की है इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल के। अब हम आते हैं एक्चुअल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ा और कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में इफेक्ट हुआ इंडिया में। सो सबसे पहला हम देखते हैं डुअल गवर्नमेंट, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, डुअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव जब आए 1765 में तो उन्होंने डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, और ये सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर बने थे 1765 में। उन्होंने वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब है कि एक काम जो रेवेन्यू कलेक्शन का है यानी टैक्स कलेक्शन का काम है वो जो है वो कंपनी करेगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है वो नवाब ऑफ बंगाल करेगा। तो डुअल हो गया है ना, दो रूल हो गया, यानी कि एक रेवेन्यू कलेक्शन का कंपनी करेगी और एक रूल जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रखना है वो नवाब ऑफ बंगाल करेगा। अब इस सिस्टम को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, लेकिन इसके इल इफ़ेक्ट्स भी बहुत जल्दी दिखाई देने लग गए। इसके इल इफ़ेक्ट्स ऐसे थे कि जो भी कंपनी का ऑफिसर था जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था वो ज़्यादा करके पैसे अपने पॉकेट में डाल देता था, और जो स्टेट को है बहुत कम इनकम मिलती थी। तो इसके वजह से एक मोनोपोली सा बन गया था ट्रेड का इंडिया में। तो
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली देने की वजह से जो दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज थी इंग्लैंड में, उन सबको उनसे जलन होने लगी, या समझो वो लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड में मतलब क्रिटिसाइज़ होने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और लोग जलने लग गए थे दूसरे ट्रेडिंग कंपनीज की, भाई इनको फ़ायदा हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, हमको नहीं हो रहा है। तो वर्किंग सिस्टम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ इम्पोर्टेंट लॉज पास किए, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट लॉज पास किए। अब देखिए, शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई, धीरे धीरे उसने अपना रूल जमाना शुरू किया। तो ब्रिटिश वहाँ पर जो थी, ब्रिटिश ने पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलिंग के रिलेटेड कुछ लॉज बनाए ब्रिटिश में बैठ के। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स अभी धीरे धीरे कंट्रोल करने लग गए इंडिया के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल। यानी बंगाल का जो भी गवर्नर होगा वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल माना जाएगा। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल। और इस एक्ट के ज़रिए सबसे पहला जो गवर्नर जनरल हुआ था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऐसे तो बहुत सारे गवर्नर जनरल होके गए उनके पहले भी, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के। अब उनको पूरा मौका मिल गया, राइट मिल गए पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंस को भी रूल करने का। यानी अभी तक तो सिर्फ बंगाल को ही रूल कर रहे थे, लेकिन अभी मुंबई प्रेसिडेंसी भी उनके अंडर में आ गई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी उनके अंडर में आ गई। ये दोनों प्रोविंसेस उनके अंडर में आ गए। और उनको साथ ही साथ जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को है, ही वॉज गिवन अ 4-member कमेटी टू असिस्ट हिम। यानी 4 लोगों की एक टीम उनको दे दी गई थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे, क्योंकि ही वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जो भी बंगाल का गवर्नर होगा वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। 1784 में वापस से एक एक्ट पास किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट जिसे कहते हैं, और इस एक्ट ने एक परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको प्रॉपरली मैनेज करेगी, रेगुलेट करेगी। उसके लिए एक परमानेंट बोर्ड जो है ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था। यानी ये जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो तय करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से चलेगी। फिर उसी तरीके से 1813 में, 1833 एंड 1853 में भी और कई नए लॉज पास किए गए थे, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कंपनी किस तरीके से चलेगी। सो इन दिस वे देयर इवॉल्व्ड एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर रही है, यानी इंडिया पर भी उनका धीरे धीरे कंट्रोल आ ही जाएगा। So with the emergence of British rule, a new administrative system got developed in India. Civil services, military, police force and judicial system became the main pillars of the British administration in India. तो ब्रिटिश रूल आ गए इंडिया में न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो उनके हिसाब से सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम ये इनके मेन पिलर्स थे। यानी इन ताकतों के बल पर ब्रिटिश यहाँ पे टिका हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट आर सिविल सर्विसेज। नाउ अभी इंडिया जो है ना बहुत बड़ा था, और इतने बड़े कंट्री को, इतने बड़े एरिया को रूल करने के लिए दे नीडेड सम गुड ऑफिसर्स। कुछ ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे। ब्यूरोक्रेट्स मतलब हाई ऑफिसर्स, हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स जिनकी ऊंची पदवी हो। सो टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड bureaucracy. Civil services became an important part of the British government. He restricted the private trade carried out by the company officers and for this purpose he increased their salary. तो ये जो सिविल सर्विसेज है किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड विद द सिविल सर्विसेज। अभी ये जो ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के कुछ ऑफिसर्स थे, ये लोग गैर फ़ायदा उठा रहे थे ना, अननेसेसरी जो रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा था वो अपने जेब में डाल रहे थे, तो फ़ायदा उनका ही हो रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, उनकी सैलरीज बढ़ा दी।
कि ये लोग किसी तरह का करप्शन ना करे, इसलिए उनकी सैलरीज बढ़ा दी। और एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंस हो इसके लिए ब्रिटिश ने क्या किया, क्योंकि इंडिया का टेरिटरी बहुत बड़ा था ना, बंगाल या बहुत बड़े बड़े टेरिटरीज थे, तो उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, जो आज की तारीख में हम डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। महाराष्ट्र है, थाने है, और डिस्ट्रिक्ट्स है ना, महाराष्ट्र जो पूरा है 34 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इतने डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होगा। अब वो कलेक्टर जो है वहाँ पर जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जस्टिस बनाए रखना है, ये सब उस कलेक्टर का काम होता था। तो ये कलेक्टर जो है, ये ऑफिसर जो है, ये कैसे चूज़ होगा? ये चूज़ होगा एग्जामिनेशंस के थ्रू। ये इनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं ICS, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम में जो मेरिट पे आएंगे, जो हाईएस्ट ऑफिसर, जो हाईएस्ट रैंकिंग पे होंगे, उनको ये पोस्ट मिलेगा, कलेक्टर का पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और वो लोग वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, जस्टिस करेंगे, और उनके लिए रेवेन्यू भी कलेक्शन करेंगे गवर्नमेंट के लिए। तो इंडिविजुअली वो एक कलेक्टर को ये काम देंगे। तो इस तरीके से उनको जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया को उन्होंने डिवाइड किया है, उतने सारे उनको कलेक्टर चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम्स लेनी चालू कर दी। मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज टू सेफ गार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन्स इन इंडिया, एक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। तो मिलिट्री का काम क्या था, पुलिस फोर्स और मिलिट्री का? मिलिट्री जो है ब्रिटिशर्स की जो ऑक्यूपाइड रीजन्स हैं उनको सेफ गार्ड करेगी। अगर कहीं पर भी कोई रिवॉल्ट हो रहा है तो उसको ब्रेक डाउन करेगी, या फिर नए टेरिटरीज को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ जो पुलिस फोर्स है वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्री के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। जो जुडिशियल सिस्टम है, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड में जैसा सिस्टम चलता है वैसा ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी चलाने की कोशिश की। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड अ क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 टाइप के कोर्ट थे, एक सिविल कोर्ट होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट जिसके अंदर छोटे मोटे काम जैसे कि जायदाद के, ज़मीन के, आपसी झगड़ों के, ऐसे वाले केसेस जाते थे। और क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पे खून खराबे हैं, लूटपाट है, जो क्राइम सीन्स हो रहे हैं, वैसे वाले केसेस वहाँ जाते थे। समझो इन कोर्ट्स में अगर कोई खुश नहीं है इनके जजमेंट से, तो वो इंसान हायर कोर्ट में जा सकते थे। फॉर जैसे कि हमारे यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो वैसे ही दे कैन ऑल्सो मूव टू हाई कोर्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग लॉ। नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखो ये एक बहुत बड़ा मोड़ है हमारे कंट्री के हिस्ट्री के लिए, ये आपको समझ में आएगा लेटर चैप्टर्स जब हम करेंगे उसके साथ में। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब पुराने ज़माने की अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो लॉ जो है इंडिया का अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉ था। और प्लस लॉ जो जजमेंट जो देते थे वो भी अलग अलग थे। कास्ट के ऊपर जजमेंट देते थे कि छोटी कास्ट वाला है तो उसके लिए अलग जजमेंट, बड़े कास्ट वाला है तो उसके लिए अलग जजमेंट। तो ये तो गलत हो गया था। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैक्वेले अ कमिटी वॉज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। ये फिल इन द ब्लैंक के लिए आप ले सकते हो, अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश a committee was set up to create the code of law. Lord Macaulay will be the answer. The Indian Penal Code was enforced all over the British India with British principles of equality before law. The Indian Penal Code, ये ना IPC धारा जो अब हम सुनते हैं, IPC धारा दिस के तहत, तो इंडियन पिनल कोड जो है पूरे ब्रिटिश इंडिया में, जहाँ पर भी ब्रिटिश इंडिया है वहाँ पर ये एनफोर्स किया गया। ऑन इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसके ऊपर बेस था ये? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सब के सब लॉ के सामने समान है, कोई बड़ी जात का नहीं है, कोई छोटी जात का नहीं है। तो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये कोड्स बनाए, लेकिन इनमें भी कुछ डिफेक्ट थे। वो ये थे कि वहाँ पर यूरोपियंस के लिए अलग कोड था और इंडियंस के लिए अलग कोड था। फिर ये जो नए लॉज बनाए गए थे ये कॉमन पीपल के समझ के बाहर थे। तो कॉमन पीपल को लीगल सहारा लेना पड़ता था, यानी वकीलों का सहारा लेना पड़ता था। तो कॉमन पीपल को वकील का सहारा लेना पड़ता था। तो वकील का सहारा लेना यानी कि उनको पैसा देना यानी बहुत महंगे पड़ने लग गए तो उन्होंने
लॉ की तरफ खाली केस करके छोड़ दिया, क्योंकि बातें तो समझ में आती नहीं थी। तो इस तरह से ये केसेस कई कई साल तक चलते रहते थे। अब आते हैं हम इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था? देखो, बहुत सारे ब्रिटिशर्स के पहले भी बहुत सारे जो फॉरेन पावर्स है इंडिया में आए थे। कुछ इंडिया को लूट के गए, कुछ यहीं आके सेटल हो गए, और जो यहाँ सेटल हो गए वो यहीं के कल्चर में रंग गए। दो वो यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन यहाँ का कल्चर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने कभी कोई बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस नहीं किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो वो एक एक्सेप्शन थे इसके लिए। अब इंग्लैंड जो था वो एक मॉडर्न नेशन था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था रिसेंटली, वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो मोस्टली प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं थी, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में थी। तो वहाँ पे जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी, हैंस दे इनकलकेटेड एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया। तो इंग्लैंड एक मॉडर्न देश था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी थी, जिसके कारण उन्होंने सेम उसी टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में भी डेवलप करना चाहा। दैट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया विच वॉज कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड। मतलब जिस तरीके से इंग्लैंड में इकोनॉमिक सिस्टम है, बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया में भी उन्होंने डेवलप करना चाहा। एंड ड्यू टू दिस, इस इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से ब्रिटिशर्स को तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन इंडिया जो है उन्होंने उनका बहुत सारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यानी हमारा पैसा जो है, इंडिया का पैसा जो है फॉरेन कंट्रीज में जाने लगा, यूरोप में जाने लगा। अब शुरू करते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। किस तरीके से लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ने हमारे फार्मर्स की कमर तोड़ दी थी। नाउ ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो विलेजेस थे, विलेज सिस्टम था ना, विलेज इकोनॉमिक सिस्टम, वो सेल्फ सफिशिएंट था। हर विलेज जो है अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था, किसी को दूसरे किसी विलेज पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। लैंड रेवेन्यू मेन इनकम सोर्स था स्टेट के लिए, जो गवर्नमेंट जो है फार्मर से वसूल करती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी फार्मर को फोर्स नहीं किया। प्री ब्रिटिश पीरियड में, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, लैंड रेवेन्यू जो था वो क्या क्रॉप ग्रो कर रहा है फार्मर, उसके ऊपर डिपेंड था। व्हाट क्रॉप द फार्मर ग्रू, उसके ऊपर डिपेंड था लैंड रेवेन्यू, ना कि उसके लैंड के ऊपर। और फार्मर को समझो अगर क्रॉप्स नहीं उगे, क्रॉप नहीं ग्रो हुए, तो उनको टैक्स से छूट मिल जाती थी। तो रेवेन्यू जो है फार्मर्स के लिए बहुत आसान था। एक तो उनको क्या क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर उनको रेवेन्यू भरना था, प्लस अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं हुए किसी साल तो उनको छूट मिल जाती थी, टैक्स नहीं भरना पड़ता था। और रेवेन्यू जो है ग्रेन्स में देते थे टैक्स, मतलब टैक्स जो देते थे फार्मर्स वो ग्रेन्स देते थे, मतलब कैश नहीं देते थे। लेकिन और साथ ही साथ अगर कभी लेट भी हो गया तो फार्मर का लैंड पे कभी कब्जा नहीं करते थे। तो ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिशर्स के आने के पहले की थी, ब्रिटिशर्स के आने के पहले की। दैट मीन्स every village was a self-sufficient unit. The farmers used to pay taxes on the basis of the crops that were cultivated in his field. Also, the farmers gave revenue in the form of cash, not cash payment, but kind payment in the form of crops. In case there was loss of crops, अगर लॉस हो जाता था तो रेवेन्यू वॉज नॉट कलेक्टेड, द फार्मर वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट रेवेन्यू कलेक्शन। एंड इन केस ऑफ लेट पेमेंट, सपोज अगर लेट पेमेंट दिया लैंड रेवेन्यू, देन इवन द फार्मर्स लैंड वॉज नॉट कॉन्फिस्केटेड, फार्मर्स लैंड कभी छीना नहीं जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में जब ब्रिटिशर्स को इनकम चाहिए था, ज़्यादा इनकम चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए इस रेवेन्यू सिस्टम में। सबसे पहला चेंज था लैंड को मेजर करके लैंड का एरिया निकाला जाता था, और टैक्स जो है उस एरिया पे होता था। कितना एरिया है ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आधे एरिया में क्रॉप ग्रो कर रहा है या पूरे एरिया में ग्रो कर रहा है, उस फार्मर का कितना एरिया लैंड है उस एरिया के बेसिस पे टैक्स जो है फिक्स होता था। प्लस पेमेंट कंपल्सरीली उनको कैश में भरना पड़ता था ब्रिटिशर्स के टाइम में। और अगर फार्मर टैक्स पे करना भूल जाए या नहीं कर पा रहा हो टाइम पे टैक्स पे, तो उसकी लैंड छीन ली जाती थी, तो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था।
So the British system of land revenue collection differed from place to place, which led to the exploitation of farmers. तो ये हमने देखा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने के पहले कैसे थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसे थी। अब इसके नतीजे क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसका नतीजा ये हुआ कि फार्मर अगर लैंड रेवेन्यू उसको पे करना है तो उसको टाइम पे करना है और कैश में पे करना है, लेकिन अगर टाइम पे करना है तो कई बार उनको ऐसा होता था कि जो भी क्रॉप उनका ग्रो हुआ है उनको फटाफट बेचना पड़ता था। तो बेचने के लिए जो भी भाव उनको मिले उसी भाव पे बेचना पड़ता था, वो लोग अपना प्राइस नहीं पुट कर सकते थे। तो इसका फ़ायदा उठाते थे वो ब्रोकर्स और मर्चेंट्स जो क्रॉप्स खरीदते थे फार्मर्स से। वो लोग है ना मिनिमम रेट में फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि फार्मर्स के पास इनफ पैसे भी नहीं होते थे पूरी तरीके से टैक्स पे करने के लिए, तो वो लोग अपना लैंड मॉर्टगेज करते थे, यानी कि अपने लैंड को गिरवी रखते थे मनी लेंडर्स के पास में या ज़मींदार्स के पास में। तो ज़मींदार जब ये लैंड अपने पास में रखते थे गिरवी रखने के लिए, और टाइम पे अगर समझो उनको पेमेंट नहीं मिला तो वो ज़मींदार उन फार्मर्स की लैंड ले लेते थे। तो या तो ब्रिटिशर्स को पे करो या तो ज़मींदार्स को पे करो, बात तो एक ही हो गई है, फार्मर्स पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए। सो इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड। इन केस अगर उन्होंने जिस ज़मींदार से या मनी लेंडर से लोन लिया है उनको अगर वो वापस रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ये लैंड वापस से, ये लैंड जो बेचनी ही पड़ती थी, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो फार्मर जो है पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा था, चाहे वो गवर्नमेंट करे, ज़मींदार करे, मनी लेंडर करे या मर्चेंट करे। फार्मर्स वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड इन एवरी मीन्स। नाउ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। फार्मर्स का जो डिग्रेडेशन हो गया था, फार्मर्स जो इतने पुअर हो गए थे, ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए। तो इनिशियली तो फूड ग्रेन्स ग्रो करते थे फार्मर्स, अपना डोमेस्टिक नीड्स भी और विलेज का नीड्स भी फूड ग्रेन्स ग्रो करके उनका पूरा हो जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ज़्यादा एनकरेजमेंट दिया कैश क्रॉप्स के लिए, जैसे कि कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी एक्सेट्रा। विच कैश क्रॉप्स? कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी। सो ये कैश क्रॉप्स, ये आपको वन लाइन आंसर के लिए पूछते हैं। विच कैश क्रॉप्स डिड द फार्मर्स ग्रू? सो द फार्मर्स ग्रू कैश क्रॉप्स सच एज कॉटन, इंडिगो, टोबैको और टी। ये अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच कैश क्रॉप्स डिड द ब्रिटिशर्स एनकरेज द फार्मर्स टू ग्रो? You can get the same answer. So the British government started giving more encouragement to cash crops like cotton, indigo, tobacco and tea. अभी कैश क्रॉप्स क्यों ग्रो करने को लगा रहे थे? क्योंकि कैश क्रॉप्स जो है ब्रिटिशर्स को उनके कंट्री में, इंग्लैंड में चाहिए था एज अ रॉ मटेरियल उनके इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसीलिए वो लोग फार्मर्स को एनकरेज कर रहे थे और ये लालच दे रहे थे कि कैश क्रॉप्स आपको ज़्यादा पैसा देगा, फटाफट पैसा मिलेगा। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स। तो ये जो प्रोसेस था कि फूड ग्रेन्स के जगह पे प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स ग्रो करना इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फूड ग्रेन से पेट भरता है, कैश क्रॉप से पैसा आता है, बस इतना ही डिफरेंस था। फेमाइन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फार्मर्स को डिग्रेड करने के लिए। फ्रॉम 1860 to 1900, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40 years, India faced great famine, but the British rulers did not take much efforts to overcome it. लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिया इंडियंस की ये मुसीबतों को, इंडियंस को इस मुसीबत से निकालने के लिए, फेमाइन की। ना ही उन्होंने कोई खर्चा किया जिससे वो लोग वाटर सप्लाई का प्रोविज़न कर सकें। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर अभी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किए। इसके कुछ फ़ायदे हमें भी हुए, इंडियंस को भी हुए, लेकिन ब्रिटिशर्स को शुरुआती तौर में ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। अब ब्रिटिशर्स का ट्रेड बढ़ने लग गया यहाँ पे, प्लस उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी यहाँ पे फैला लिया था, ब्यूरोक्रेट्स, एग्जामिनेशंस, तो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी फैला लिया था। अब ट्रेडिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो ये काम जो है उनकी रुकावट हो रही थी, एक तो कम्युनिकेशन की वजह से और एक ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो ये रुकावटें नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ट्रेड और कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज़ डेवलप की, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे रोड्स बनवाई। इंडिया में सबसे पहला ट्रेन जो है 1853 में, फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू थाने। पहला ट्रेन जो है मुंबई टू थाने चली थी 1853 में।
ये वन लाइन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. सो मुंबई टू थाने, द फर्स्ट लोकल ट्रेन और द फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट फ्रॉम मुंबई टू थाने इन द ईयर 1853. उसी साल जो है 1853 में ही ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्ट किया. नाउ व्हाट इज टेलीग्राफ सिस्टम? टेलीग्राफ सिस्टम इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस ओवर अ सिस्टम. एक सिस्टम के थ्रू आप मैसेज सेंड कर सकते हो. तो टेलीग्राफ सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया उसी साल 1853 में. और उसके बाद में पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट किया, यानी पोस्ट है ना. हम देखते हैं पोस्टमैन वगैरह पहले आते थे लेटर्स ड्रॉप करने के लिए. आजकल तो हमारे पास ईमेल है, व्हाट्सएप है, वी डोंट रिक्वायर. बट पहले नहीं था ये सब चीज़ें. तो उस वक्त ये चीज़ें, पोस्ट है, टेलीग्राम है, टेलीग्राफ है, पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को हेल्पफुल थी उस वक्त अपना सिस्टम चलाने के लिए. सिमिलरली द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम. ये देखो यहाँ पे ट्रेन का पहला जो ट्रेन चला था उसका फोटो भी दिया गया है, ब्रिज के ऊपर से निकल रहा है. ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट्स देयर वॉज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस. तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसका इम्पैक्ट इंडियंस के सोशल लाइफ पर भी काफ़ी हुआ था. ड्यू टू दिस देयर वॉज इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग देम. तो ब्रिटिशर्स को तो फ़ायदा हुआ ही है उनके इन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम से, लेकिन इंडियंस में भी सेंस ऑफ यूनिटी जो है बहुत बढ़ गई थी. नाउ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. अब ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो ऑलरेडी ओल्ड इंडस्ट्रीज़, जो एंशियंट इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में ऑलरेडी थी, वो किस तरह से डिक्लाइन हुई. तो इसका देखो बहुत ही सिंपल है. आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है दोनों तरीके से ट्रेडिंग करती थी. इंडिया से भी गुड्स जाते थे ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से भी गुड्स आते थे इंडिया में, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों काम होता था. तो ब्रिटिशर्स ने क्या चालाकी की, इंडिया से जो गुड्स ब्रिटिश में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते थे, उन्होंने वहाँ पर हैवी टैक्सेशन लगा दिया इंडियन गुड्स पे. यानी कि इंडियन गुड्स समझो 100 रुपये का एक गुड है, एक कोई भी सामान है, तो उसके ऊपर उन्होंने समझो 100 रुपया ही टैक्स लगा दिया. टैक्स लगा दिया तो वो हो गया वहाँ पर 200 रुपये का. अभी इंडियन फार्मर कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा, इंडियन ट्रेडर जो भी है प्रॉफिट कमाएगा, तो उसने समझो 250 का वहाँ पे बेचा. लेकिन वहाँ पे 250 का माल कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि उनको 100 में मिल रहा है, 50 में 100 में मिल रहा है. ठीक है. वही जो इंग्लैंड का सामान यहाँ पे आता है, समझो 100 रुपये की चीज़ यहाँ पे आती है इंग्लैंड की, तो यहाँ पे बहुत कम से कम वो लोग टैक्स लगाते थे इंडिया में इंपोर्ट करने के टाइम पे अपने गुड्स पे. तो समझो 100 रुपये की चीज़ें तो खाली 10 रुपया ही टैक्स लगाया है, तो सिर्फ 110 का उनका कॉस्टिंग हुआ. और यहाँ पे वो बेचेंगे 115 में, 120 में. जो इंडियंस यहाँ पे बेचते हैं 200-250 में, वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे बेचेंगे उसके आधे दाम में. तो लोग तो ब्रिटिशर्स गुड्स ही खरीदेंगे क्योंकि वो मशीन मेड भी थे और सस्ते भी थे. मतलब फिनिश्ड भी ज़्यादा थे, ज़्यादा अच्छे भी दिखते थे और सस्ते भी थे. तो पीपल प्रिफर दोज ब्रिटिश गुड्स. इंडियन गुड्स कोई ख़रीदता नहीं था. तो जब गुड्स ही नहीं खरीदेंगे, सामान बिकेगा ही नहीं, तो इंडस्ट्री तो लॉकडाउन होगी ही. तो उसी तरीके से द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन्ड ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. है ना, इंडिया से जो गुड्स एक्सपोर्ट करते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते थे इंग्लैंड में. एंड ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से जो गुड्स यहाँ पे आते थे उस पर बहुत कम टैक्स लगाया जाता था. ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर मशीन मेड. जो इंग्लैंड में जो गुड्स बनते थे वो मशीन के बने हुए होते थे. एंड हेंस देयर वाज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट. तो इंग्लैंड में जो गुड्स बनते थे वो बहुत ज़्यादा बनते थे एक साथ में और कम से कम खर्चे पे बनते थे. सो इतने सस्ते गुड्स के साथ compete कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था इंडियन आर्टिसंस के लिए. इसीलिए इवेंचुअली धीरे धीरे सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो है बंद हो गई और सारे आर्टिसंस जो थे, जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए. डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in large numbers. Yet some of them built up their business by overcoming these problems. अब देखो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तो शट डाउन हो गई. अब ब्रिटिशर्स का सपोर्ट हमको नहीं था, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मैनेजमेंट के लिए भी, या हमारे पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं था. इसके कारण बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं आगे नहीं आ पा रहे थे लार्ज नंबर्स में, और आगे आके कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ना मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, ना हमारे पास उतना कैपिटल था, ना ही ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे. इन सब के बावजूद भी कुछ बिजनेसमैन थे जो आगे आए और जिन्होंने अपना इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किया.
उनमें से कुछ थे। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये पैराग्राफ पूरा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। In 1853, Kawasji Nanabhoy Dawar, he started the first textile mill in Mumbai. ऑब्जेक्टिव के लिए, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड इन 1853 बाय कवासजी नानाभाई दवर। नेक्स्ट 1855 में फर्स्ट जूट मिल जो है दैट वाज स्टार्टेड एट रिश्रा इन बंगाल। सो पहला जूट मिल इट वाज स्टार्टेड एट रिश्रा इन बंगाल। ये फिल इन द ब्लैंक के लिए, मैच द कॉलम, वन वर्ड जो भी है, किसी भी चीज़ के लिए पूछ सकते हैं। 1855 फर्स्ट जूट मिल was started in रिश्रा एट बंगाल। 1907 में जमशेदजी टाटा आए एंड ही एस्टैब्लिश्ड सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। तो जमशेदजी टाटा ही वॉज फ्रॉम जमशेदपुर, ही स्टार्टेड टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आज भी है। उसके बाद में बहुत सारे कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुए इंडिया में। नाउ सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इन द 19th century यूरोप अ न्यू एरा टुक शेप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज लाइक ह्यूमैनिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एक्सेट्रा। मतलब 19th सेंचुरी में यूरोप में एक नया ही दौर शुरू हुआ जहाँ पर सब कुछ इट वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ह्यूमैनिटेरियनिज्म मीन्स दूसरों का भला करना, लोगों की भलाई करना। डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में आज भी हमें, नेशनलिज्म देशभक्ति जो कहते हैं, लिबरलिज्म फ्रीडम। तो इन सब के ऊपर ये नया दौर चला था यूरोप में 19th सेंचुरी में। तो ये जो चेंज हुआ था यूरोप में, उसके नतीजे, उसके रिजल्ट यहाँ पर इंडिया में भी देखे जा रहे थे। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशंस द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है, दिस चेंज इन वेस्ट लेड टू ऑब्वियस रिपरकशंस। रिपरकशंस मीन्स रिजल्ट, ओके, रिजल्ट ऑन इंडिया। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो चल रहा था, चेंज चल रहा था, जो नए लॉज आ रहे थे, नए प्रिंसिपल्स आ रहे थे, उसके बेसिस पर इंडिया में भी चेंजेस देखे गए थे। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इंडिया की सोसाइटी को जानना बहुत ज़रूरी था ब्रिटिशर्स को। इसके लिए उनके आदमी जो आए यहाँ पे आके स्टडी करने लग गए इंडिया के बारे में। तो उन्होंने इंडिया के ट्रेडिशन स्टडी की, हिस्ट्री, लिटरेचर, इवन यहाँ का म्यूज़िक और यहाँ के प्लांट लाइफ को भी स्टडी किया। अब फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं इंडिया के बारे में स्टडी करने को, यहाँ के ट्रेडिशन, हिस्ट्री, रिलीजियन, म्यूज़िक, फ्लोरा, फौना। तो इंडियंस को इस बात पे बहुत गर्व महसूस हुआ कि दूसरे देश के लोग हमारे बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। ये तो बाद में उनको पता, इस बात का एहसास हुआ और दे ऑल्सो स्टार्टेड। बट उसके पहले 1784 में सर विलियम जोन्स, एन इंग्लिश ऑफिसर, ही इस्टेब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता। तो सर विलियम जोन्स ये एक इंग्लिश ऑफिसर थे, उन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे इस्टेब्लिश किया था। ये स्पेशली उन लोगों के लिए था जो स्टडी करना चाहते थे इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लिटरेचर, इनके बारे में स्टडी करने के लिए ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई थी। मैक्स मुलर एक जर्मन थिंकर was a devout scholar of Indian religion, language and history. Devout means having or showing deep religious feelings or commitment. मतलब इंडियन रिलीजन के लिए उसे बहुत डीप फीलिंग्स था, ओके, डीपली अटैच था, यू कैन से। और स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन, लैंग्वेज, एंड देयर अरोज, ड्यू टू दीज एग्जाम्पल्स, देयर अरोज फीलिंग्स अमंग न्यूली एजुकेटेड इंडियंस टू स्टडी इंडियन रिलीजन, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। मतलब इन लोगों की वजह से इंडियंस के अंदर में भी ये जोश आया कि अगर फॉरेन कंट्री के लोग आके हमारे रिलीजियन, ट्रेडिशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कुछ तो अच्छा होगा उसके अंदर। तो इसीलिए हमारे इंडियंस भी इसके बारे में, इसके ऊपर इंटरेस्ट लेने लगे। दे ऑल्सो स्टार्टेड स्टडिंग। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज इन इंडिया। इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट। ब्रिटिशर्स जो आए उन्होंने कुछ बुरा तो किया ही है हमारे साथ में, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है। तो उनमें से कुछ जो है उन्होंने अच्छे किए हैं, तो उनमें से ये कुछ नाम है यहाँ पे। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो आए थे, उन्होंने सती प्रोहिबिशन एक्ट किया है। सती प्रोहिबिशन मतलब जो सती होती थी पहले, मतलब हस्बैंड मर जाएगा अगर समझो, तो वाइफ को उसके ऊपर बैठ, उसकी चिता पे बैठ के जिंदा जल जाने का, उसे कहते हैं सती।
तो वो मना कर दिया कि किसी भी ह्यूमन को ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते, सती होने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तो ये गलत चीज़ है। तो उन्होंने ये टोटली एक्ट प्रोहिबिट कर दिया था, नहीं होना चाहिए। फिर 1856 में लॉर्ड डलहाउजी आए, ही पास द विडो री मैरिज एक्ट। उन्होंने विडो री मैरिज एक्ट किया कि अगर देखो छोटे छोटे एज में ही शादी कर देते थे, तो उस वक्त कई बार ऐसे होता कि लड़का जो है मर जाता था, हस्बैंड जो है मर जाता था बचपन में ही, तो वो विडो हो जाती थी, पूरा लाइफ विडो का ज़िंदगी बिताती थी, तो उनको री मैरिज करने का हक होना चाहिए। तो ये जो है लॉर्ड डलहाउजी ने पास किया था इन 1856 में, विडो री मैरिज एक्ट। दीज एक्ट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म्स। ये जो एक्ट्स था, सती प्रोहिबिशन जो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, या फिर सती प्रोहिबिशन एक्ट 1856 में लॉर्ड डलहाउजी ने किया, ये सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए हमारे कंट्री में। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। अभी इतना बड़ा कंट्री है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर चलाना है ब्रिटिशर्स को, तो उनको इंडियन लोग की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली एजुकेटेड इंडियंस की। तो इसीलिए लॉर्ड मैक्यूले के रिकमेंडेशन पे 1835 में इंग्लिश एजुकेशन देना स्टार्ट किया गया था इंडिया में। इंग्लिश में एजुकेशन देना स्टार्ट किया गया था, एंड थ्रू न्यू एजुकेशन इंडियंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू वेस्टर्न थॉट्स। और ये जो नया एजुकेशन सिस्टम था, जो नया एजुकेशन दिया जा रहा था इंडियंस को, ये इंग्लैंड के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। इंग्लैंड के लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे थे, समझाए जा रहे थे। तो ये सब्जेक्ट्स में इंडियंस जब इन सब्जेक्ट्स से आए, पढ़ने लगे, तो उनका सामना हुआ बहुत सारे वैल्यूज़ का जो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न रिफॉर्म्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उनको लगा कि अगर इतना इम्पॉर्टेंट है फ्रीडम, तो हमें फ्रीडम क्यों नहीं है। तो दिस गेव देम अ व्यू कि हमें भी फ्रीडम फाइटिंग के लिए लड़ना चाहिए। तो इन 1857 universities were established at Kolkata, Mumbai and Madras. The western educated middle class Indians led the social reform movement in India. 1857 में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हुई थी इस्टेब्लिश, स्पेशली कोलकाता, मुंबई, मद्रास, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन के लिए स्टार्ट हुई थी। सो द वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस लेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो यही जो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो एजुकेशन जिन्होंने लिया है और जिनको वेस्टर्न आइडियाज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी, इन्हीं लोगों ने ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया था। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यानी सोसाइटी को इम्प्रूव करने का मूवमेंट। तो ये चैप्टर तो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ फास्ट। तो सबसे पहला फिल द ब्लैंक से, पोर्चुगीज डैश फ्रेंच ब्रिटिश पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन ऑफ कैप्चरिंग इंडियन मार्केट। द आंसर इज बी, डच। In 1802, Peshwa Dash signed the subsidiary alliance with the British. Bajirao II. D is the option. Jamshedji Tata started manufacturing of steel at Tata Iron and Steel Industry established in Jamshedpur. Option C. अब सिविल सर्विसेज आप आ जाइए पेज नंबर 11 एंड 12 पे। पहला जो है आपका सिविल सर्विसेज, ये पेज नंबर 11 में आप देख सकते हैं सिविल सर्विसेज का। आप कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है मैं आपको बता देती हूँ। आप स्टार्ट कीजिए टू स्ट्रेंथन, सिविल सर्विसेज का स्टार्टिंग, टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वहाँ से लेके आप ये गवर्नमेंट तक ले लीजिए, 5th लाइन, यहाँ पर गवर्नमेंट तक आप 5th लाइन ले लीजिए। और फिर उसके बाद में वापस से नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, वहाँ से लेके नेक्स्ट पेज के ये पैराग्राफ तक कंप्लीट। तो ये आपका हो जाएगा 2.1 का आंसर। ओके, तो ये शुरुआत हो जाती है टू स्ट्रेंथन से लेके गवर्नमेंट तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, और फिर वापस से सेकेंड पैराग्राफ पूरा आप ले सकते हैं इस आंसर के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 13 पे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो 2.2 है, ये जो पैराग्राफ है आप पूरा ले सकते हो। इनिशियली फूड ग्रेन्स वर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स, वहाँ से लेके, या फिर अगर आपको पूरा नहीं लिखना है तो आप ये जो लाइन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स, यहाँ से भी लिख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। मैं तो कहूँगी पूरा पैराग्राफ लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है।
फिर देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ये हम आ जाते हैं पेज नंबर 12 पे। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश के लिए आप आ जाओ पेज नंबर 12 पे। ये जो एंड पार्ट है आपका, एंड पैराग्राफ पेज नंबर 12 पे, इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये पूरा पैराग्राफ आप ले लो एक्सप्लॉयटेशन तक, तो ये आपका हो जाएगा 2.3 का आंसर, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है फार्मर्स इन इंडिया बिकेम बैंकरप्ट, ये भी आपका पेज नंबर 12 पर ही आपको आंसर मिलेगा, पेज नंबर 12 पर ही आपको ये आंसर मिलेगा। और ये आंसर आप आ जाइए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है आपका, ये जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, इसी में आंसर आया। ये तो थर्ड लाइन है, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस से लेके अप टू फार्मर्स बिकेम बैंकरप्ट, यहाँ तक ये लाइन है, अप टू फार्मर्स बिकेम बैंकरप्ट, यहाँ से फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव, द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स स्टार्टेड, यहाँ से लेके ये फार्मर्स बिकेम बैंकरप्ट तक, यहाँ तक आप आंसर ले सकते हो। फिर दूसरा आपका है देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये आप पेज नंबर 13 पे आ जाओगे। ये जो पैराग्राफ है आपका डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो ये पूरा पैराग्राफ आप ले सकते हो इसके अंदर, ये आपका पूरा पैराग्राफ आंसर होगा। ओके, तो अब जो हम करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका आ जाएगा इंट्रोड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी, देन वर्क किया है पास्ट सती प्रोहिबिशन एक्ट, तो इसका आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। देन लॉर्ड डलहाउसी का आ जाएगा पास्ट द विडो री मैरिज एक्ट, एंड देन इस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आ जाएगा सर विलियम जोन्स। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।